जिन दिनों मालदेव 52 युद्ध और 58 परगने जीत रहा था, उन दिनों में उसने जैसलमेर पर अटैक किया। कहां अटैक किया? जैसलमेर का राजा लूणकरण भाटी। कौन है राजा? लूणकरण भाटी जैसलमेर का राजा है। जैसलमेर वालों को लगा कि यार पार पड़ेगी नहीं, तो मालदेव को फलोदी वाला इलाका विलाका देके वापस भेजा उसको, भाई तुम वापस चला जा, हमारे लड़ने की हिम्मत नहीं है। एक बार मालदेव वापस आ गया। मालदेव के जाने के बाद जैसलमेर वालों ने बैठ के आपस में विचार किया कि एक बार तो भेज दिया जैसे तैसे करके इसको, ये तो अगली बार वापस आ जाएगा, और आप बिना लड़े किसी को भेज देते हो तो वो अगली बार पक्का आता है। हमने पढ़ा था रानी कर्मावती रणथंभौर का किला देकर बहादुर शाह को भेजती है, अगले साल वापस आ गया था। तो कहा ऐसे पार नहीं पड़ेगी यार, कोई परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। तो कहा परमानेंट इलाज तो युद्ध है, तो युद्ध करेंगे तब तो मालदेव अपना परमानेंट इलाज कर देगा। तो क्या किया जाए? तो लूणकरण भाटी की एक राजकुमारी, उस राजकुमारी का नाम है उमा दे। क्या नाम है? और कहा गया कि भाई उमा दे की शादी मालदेव के साथ कर देते हैं। एक तीर से दो शिकार है। एक तो मालदेव जैसा बड़ा राजा पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं है, मालदेव के साथ अपनी राजकुमारी की शादी करते हैं, इससे बड़ी बात और कोई नहीं अपने लिए। और मालदेव के साथ जब अपनी राजकुमारी की शादी हो जाएगी तो मालदेव अपना जवाई बन जाएगा, जवाई बन जाएगा तो अपने पर अटैक भी करेगा नहीं, तो जैसलमेर भी सुरक्षित और राजकुमारी के लिए अच्छा राजा भी मिल जाएगा। तो मालदेव के पास समाचार भेजे गए कि भाई जैसलमेर वाले अपनी राजकुमारी उमा दे का विवाह आपसे करना चाहते हैं। उमा दे बेहद सुंदर राजकुमारी थे। मालदेव ने कहा हो मैं तो तैयार हूं, कभी कर दो भले। शुभ घड़ी दिन मुहूर्त लगन देखे गए। मालदेव जी की बारात जैसलमेर पहुंची। बहुत बड़ी बारात थी मालदेव जी की। मालदेव जी की बारात जहां पे रुकी हुई है, पहले गांव के अंदर रिवाज होता कि बारात जहां रुकती तो महिलाएं बारात का डेरा देखने जाती। क्या देखने जाती? क्या देखने जाती? डेरा समझते हो? डेरा जहां बारात रुकती है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय रुकती। आप सीरियस हो जाते हो फालतू में, एकदम डेरा आपको लगता है अच्छा डेरा क्या होता होगा। स्कूल जी, स्कूल जहां बारात को रुकवाते हैं वही होता है डेरा, और तो क्या आता है। ये शहरों वालों ने सिखाया कि नहीं मैरिज गार्डन नाम की भी कोई चीज होती है, वरना गांव में स्कूल की छुट्टी करवाते रहे, मजे है वहां। तब मालदेव जी की बारात रुकी हुई, पूरे शहर में चर्चा है कि मालदेव जी की बारात में इतने हाथी आए, इतने घोड़े आए, इतने ऊंट आए, इतनी बड़ी बारात आई है एक, और सारा शहर यूं मालदेव जी की बारात देखने के लिए जाए। ये खबरें दुल्हन के पास भी पहुंच रही, पर दुल्हन चूंकि बाहर जाके नहीं देख सकती, पर उमा देव को लगे कि अरे यार मेरी इतनी अच्छी बारात आई हुई और मैं नहीं देख पा रही। पुराना टाइम था, आज का टाइम होता तो क्या पता उमा देव मालदेव को मैसेज भी कर देती कि प्लीज सेंड सम पिक्स ऑफ योर डेरा और मालदेव जी शायद सेल्फी लेके भेज देते कि ये मैं हूं, ये हमारा डेरा, ये हमारी पावरी हो रही है। पर चूंकि ऐसा नहीं था तो उमा देव को लगा कि मैं किले के ऊपर चढ़ती हूँ। भाई किला शहर में सबसे ऊपर है, किले के ऊपर चढ़ेंगे तो पूरा शहर दिखेगा, शहर दिखेगा, जहां बारात रुकी हुई है वो भी दिखेगी, तो मैं वहां से देखती हूँ। तो उमा देव जैसलमेर के किले के ऊपर चढ़ रही है। जब वो सीढ़ियों से चढ़ रही थी तब उसने सीढ़ियों के पास वाले कमरे में जोर जोर से लड़ने की आवाजें सुनी। उसने कान लगाया तो उसके पिताजी लूणकरण और उसकी माता आपस में लड़ रहे थे, और लूणकरण अपनी रानी को कह रहा था कि आज मालदेव जैसे फेरों के अंदर आएगा मैं मालदेव को मार दूंगा। वो कह रहे अरे कैसे मार दोगे, अपना जवाई है, बेटी से ब्याह करने के लिए। उसने काय का जवाई, थोड़े दिन पहले अटैक करने के लिए आया था, ये तो मजबूरी में बाई देनी पड़ रही है इसको, वरना इसको हम घुसने नहीं दे अंदर, और वैसे तो इसको मार नहीं सकते, आज फेरों में आएगा, अकेला होगा तब मारेंगे। अरे बेटी से बाद में बेटी का क्या होगा, बेटी को सती कर देंगे, इसको मारेंगे आज, इसको जीवता नहीं रहने देंगे, और यदि तूने ये बात किसी को बताई तो पहले तेरे को मारूंगा मैं। बेचारी वो पैर पड़े, लुढ़कने का चौप कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, फेरों में तो आने दो, आ जाते ही मारूंगा मैं उसको। अब उमादे ने बाहर ये सुनिए, उमादे पसोपेश की स्थिति में, एक तरफ उसके पिता है जो उसके होने वाले पति को मारना चाहते हैं, एक तरफ उसका होने वाला पति है। वो सोचती है मुझे किसका साथ देना चाहिए, उसे लगता है कि नहीं हिंदू धर्म में सगाई अपने आप में आधा विवाह है, मेरी सगाई मालदेव के साथ हो रखी है, मैं मालदेव के पास समाचार भिजवाती हूँ। वो मालदेव के पास समाचार भिजवाती है कि राव जी, जोधपुर राजा वो राव बोलते हैं, राव, कि राव जी आज जब फेरों में आओ तो थोड़े सावधान रहना, आपके साथ विश्वासघात किया जा सकता है। मालदेव ने लेटर पढ़ा, मालदेव ने कहा थैंक यू उमादेव, पहली बात इनसे तो मैं वैसे भी नहीं मरता, डाकिया आदमी था वो, पर फिर भी तूने सावचेत कर दिया, उसके लिए थैंक यू। अब भाई मालदेव जी वहां पहुंचे फेरों के लिए, मालदेव जी ने तोरण वोरण जीते मारने थे वो मारे, अंदर गए। अंदर जाके मालदेव पहले बार अपने जो बाराती आए हुए थे उनमें दो ढंग के बॉडी बिल्डर टाइप के जिम जाने वाले भाई थे, उनको कहा गया था कि लूणकरण को फेरों में आने नहीं देना है, लूणकरण को बाहर बिठा के रखना, बाकी मैं अपने हिसाब से देख लूंगा, ठीक है। मालदेव जी जैसे जाके फेरों में बैठे, वो दो कोई बॉडी बिल्डर टाइप के आगे खड़े थे। अब लूणकरण जी फेरों में जाने लगे कि भाई जाके मालदेव को मारता हूं। इतने में उन दोनों ने कहा लूणकरण जी किधर, इतनी दूर से बारात आई है, ये तो नहीं बारात के साथ बैठे हैं, दो दो पेक लगाए, पेक बना रहे लूणकरण जी का, कोई हताई करें, इधर उधर की बातें करें, घर बीती पर बीती करें, कहां भाग रहे हो, बैठो यहाँ पे।
और लूणकरण जी ने कहा नहीं नहीं मेरे शादी है, बेटी की शादी कहां? अरे साहब राजा और राजा, राजा के काम करने वाले 1000 आदमी होते हैं, कोई कर लेंगे, बैठ जाओ यहाँ पे। लूणकरण जी को लगा मरा दिया यार, अंदर नहीं जाने देंगे तो प्लान चौपट हो जाएगा। तो लूणकरण जी ने फाइनली पत्ता चला रहा, उन्होंने कहा अरे एक्चुअली मेरे को कन्यादान करना है, अंदर जाना। उनका बकवास नहीं, कन्यादान कोई कर देता है, तुम्हारा बड़ा भाई कर देगा, छोटा भाई कर देगा, बेटा कर देगा, पंडित जी को जो दिखेगा उससे कन्यादान करवा लेंगे, आप यहां से हिलोगे नहीं। लूणकरण जी के कुल मिला के समझ में आ गया अपने को यहां से जाने तो नहीं दे। और गांव की शादियों में अभी भी कन्यादान कोई कर देता है। ये मैंने फिल्मों में और शहरों में आके देखा। फिल्मों में देखा कि कन्यादान के लिए कन्या के पिता को बुलाइए और चारों तरफ अफरा तफरी मचती है, पिता कहाँ है, पिता कहाँ है। गांव में पंडित जी जिसको देखते हैं उसको बुला लेते हैं, अरे कन्यादान कर। या मैंने शहरों में और फिल्मों में देखा कि लड़की की शादी में लड़की के भाई भी नए कपड़े पहनते हैं। मुझे बड़ा अचंभा हुआ यहाँ शहरों में आगे कि मैं लड़की की शादी में अगर उसके भाई ने भी नए कपड़े पहन रखे हैं, ये भी होते हैं क्या? हम इतने गिरवा के दिए थे। घर में कोई बहन की शादी हो, भाई साहब 3 दिन भूत होके घुमाते हैं घर वाले। सोने का पता न कोई जागने का पता, नहाने का वहां कहाँ टाइम मिले। घर में 2 बाथरूम है, मेहमान आए हुए 60 आपके। और वैसे भी ऐसे ऐसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि मान लो मैं तैयार भी हो गया, मैंने नए कपड़े पहन भी लिए, एकदम व्हाइट कुर्ते पजामे पहन के मैं घूम रहा हूँ कि मेरी बहन की शादी है। इतने में कोई एक चाचा जी टाइप का खोड़ला आदमी आता है कि कढ़ाई ले आ रहे। अब मैं काली कढ़ाई उठाए हुए मैं आ रहा हूं उधर से। अब तो फिर भी थोड़ा बहुत भला हुआ है जो गांव वालों के पास में थोड़े रुपए आ गए, इसलिए कम से कम हलवाई तो बुला लेते हैं। पहले गांव के अंदर मिठाई के मतलब होता था लाडू बूंदी, उसमें भी गांव वाले पैसे बचाते रहते कि तू खाली बूंदी बना दे, लाडू तो हम बना लेंगे। तो हलवाई जी आके केवल बूंदी बना के चले जाते, फिर टाबरों को लगाते कि लो तुम लाडू बनाओ। तो टाबर बैठे बैठे भाई साहब 7 दिन ऐसा ये ना 22 सेब 28 सेब दोनों बन जाते थे। पर उसमें भी मजे आते यार, यूं चलते चलते थोड़ी देर खा लेते। मीठा कहां पड़ा था भाई साहब, रसोई खुली मिल जाती, लोग चीनी नहीं छोड़ते थे, है ना। तो वो भी एक अलग लाइफ थी। मुझे कई बार लगता है कि सन 2000 के बाद जिंदगी बड़ी तेजी से बदल रही है। तुम तो ज्यादातर 2000 के बाद की पैदाइश हो, तो तुमने तो तेजी से बढ़ती हुई देखी है, पर 2000 से पहले जिंदगियां ठहरी हुई थी। अब तो लगातार, और मुझे लगता है 2014 से 2024 तक 10 साल और तेजी से भागे हैं, और अब शायद और तेजी से भागेंगे। पहले यूं जिंदगी एकदम धीमे 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 लोगों की चला करती थी। तो ये शहरों की विशेषता है भाई। शहरों के अंदर लड़की के भाई एकदम यूं टनाटन तैयार होके बैठते हैं, कन्यादान में पिताजी बैठते हैं जाके। वैसे वैसे लूणकरण जी जाना चाहते थे पर लूणकरण जी को जाने नहीं दिया। तो मालदेव जी के फेर एकदम निर्विघ्न संपन्न हुए। अगले दिन मालदेव जी की बारात वापस रवाना होने लगी। पहले राजाओं के टाइम में ऐसा होता था कि जब राजकुमारी विदाई होती राजकुमारी, तो उसके साथ में नौकर चाकर दिया करते कि भाई राजकुमारी काम थोड़ी करेगी, उसके साथ में काम करने वाले नौकर नौकरानियां होनी चाहिए। वो जब उसके साथ में भेजे जा रहे थे तो उनमें एक लड़की थी, उसका नाम था भारमली। क्या नाम था? भारमली के लिए ऐसा कहा जाता कि भारमली जब पैदा हुई थी, पैदा होते उसके घर वालों ने फेंक दिया था उसको। अभी भी आप अखबारों में पढ़ते हो, अभी 10 दिन पहले की न्यूज थी, नवजात बच्ची को हॉस्पिटल के बाथरूम में छोड़ के चले गए माता पिता। अभी भी होता है, कई बार होता है बच्ची हुई हॉस्पिटल में, माता पिता दोनों हॉस्पिटल में ही छोड़ के चले गए। आज भी इस प्रकार की खबरें अपने को विचलित करने वाली सी खबरें मिल जाती है, तो उस समय भी हुआ करता होगा। तो किसी के उवीर उसने रास्ते किनारे छोड़ दी, जिसने देखी उसने जाकर राजा को कहा, राजा तुम्हारे राज में एक बच्ची छोटी सी रास्ते पे पड़ी हुई मिली है। राजा ने उसको रख ली, राजा ने उसको पाल पोस के बड़ा किया। उमा दे की उम्र की थी, उमा दे के साथ में पली बड़ी, उमा दे की अच्छी सहेली थी। तो उमा दे ने भी अपने पिता से कहा कि भाई मेरे साथ जो 2 लोग, उनके अंदर भारमली को भी जाना, मेरे साथ ही करेगी, मेरा मन बहलावा रहेगा। शाम को मालदेव जी अपने महल के अंदर पधारे, तब उमा दे श्रृंगार कर रहे थे। उमा दे के पास मैसेज आया कि भाई राव जी अपने महल के अंदर पधार गए। तो उमा दे को लगा कि मेरे को श्रृंगार में थोड़ा समय लगेगा, वो दुल्हन थे। तो उन्होंने भारमली को कहा कि भारमली तुम एक बार जाकर कहो कि मुझे थोड़ा समय लगेगा। मालदेव जी नशे में थे और भारमली थोड़ी सुंदर थी। ये बात मालदेव उमादेव को पता चली। उमादेव ने कहा लिचड़ आदमी, ऐसे कैसे हो सकता है, अपना आज पहला दिन था, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। उसने कहा इस आदमी का तो आज के बाद मैं चेहरा भी देखूंगी नहीं। वाकई उस महिला ने पूरे जीवन मालदेव का दोबारा चेहरा नहीं देखा, पूरी जिंदगी वो नाराज हुई रही। इसलिए उसे क्या कहा जाता है, आज भी गांव के अंदर उदाहरण दिए जाते हैं कि यदि कोई घर रूसणो करे तो बिया करो जिया उमा दे करो। यदि कोई अपने पति से नाराज हो तो वैसे हो जाए जैसे कौन हुई थी, वरना यूं थोड़ी सी नाराज हुई, थोड़ी देर बाद मान गई, उसका कोई नाराज होना नहीं है। तो उमादेव वहां से जोधपुर छोड़ देते हैं। उमादेव जोधपुर नहीं रहते, उमादेव तारागढ़ आ जाते हैं अजमेर में। यहाँ पर जब शेरशाह सूरी वाला हमला हुआ तो कल मैंने आपको बताया था कि पहले जोधपुर वालों की प्लानिंग थी अजमेर जाके लड़ेंगे। कल बताया था मैंने कि बाउंड्री पर लड़ते हैं। जब उमादेव को पता चला कि जोधपुर की फौज अजमेर आके लड़ेगी, तो उमादेव मैसेज करती है मालदेव के पास कि राव जी मैंने सुना है कि जोधपुर की फौज अजमेर आके लड़ेगी, यदि जोधपुर की फौज अजमेर आना चाहती तो आपको आने की आवश्यकता नहीं है, मैं सेनापति बन जाऊंगी, यहाँ पे मैं देख लूंगी, आप वहीं पे रहना।
पर फाइनली इनका हुआ कि हम अजमेर लड़ेंगे नहीं, हम तो जैतारण लड़ेंगे। तो इन्होंने अजमेर का किला खाली किया। अजमेर का किला खाली किया तो उमादे को मैसेज किया कि भाई आप अजमेर खाली कीजिए। तो उमादे एक बार अजमेर खाली करते हैं, जोधपुर के पास किसी एक गांव में जाके रहने लग जाते हैं। जोधपुर फिर भी नहीं जाते, कोसाना, कोसाना नाम का गांव है, वहां जाके रहने लग जाते हैं। फाइनली शेरशाह की सेना वापस लौट गई, मालदेव वापस मेहरानगढ़ पर कब्जा कर लेता है। तो मालदेव को एक दिन लगा कि यार गलती तो की मैंने, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उमादेव को वापस बुलाना चाहिए। तो मालदेव उमादेव को वापस बुलाने के लिए कवि को भेजते हैं। कवि का नाम था ईसरदास जी। क्या नाम था? ईसरदास जी को भेजते हैं। ईसरदास जी जाओ और जाकर उमादेव को वापस लाओ। ईसरदास जी गए, उन्होंने जाके उमादेव कहा कि उमादेव, गलतियां इंसान से होती है, मालदेव से गलती भी है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। मालदेव इस बात को स्वीकार करता है। आपको भी जीव थोड़ा बड़ा रखना चाहिए, वापस चलना चाहिए, आप जोधपुर की पटरानी हो, आपका बेटा होगा जोधपुर का अगला राजा बनेगा। उमादेव ने कहा ना, अरे मन धागा प्रेम कार मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर जुड़े नहीं न जुड़े। प्रेम के धागे बड़े मोह मोह के धागे हैं, कच्चे धागे हैं, टूट जाते हैं फिर जुड़ते नहीं है, और जुड़े तो उनमें हमेशा क्या पड़ जाती है? गांठ। मेरा मन नहीं मानता, बिना मन के वहां जाने का कोई मतलब नहीं। ईसरदास जी ने समझाया कि अरे आपको बात माननी चाहिए, आपको क्यों लगता है कि नहीं जाना चाहिए? तो उन्होंने कहा मैं आ गई वहां से, अब मैं वापस जाऊंगी लोग क्या कहेंगे? एक बार मुंह सुझा के गई थी, वापस आ गई। ईसरदास जी ने कहा मालदेव 100 लोगों के बीच माफी मांगेगा आपसे, आपका नाम बड़ा होगा कि मालदेव जैसे बड़े राजा ने अपनी रानी से माफी मांगी है, और आप चलिए, आपकी आवश्यकता है जोधपुर को, आप पटरानी हो जोधपुर की। उमादेव ने कहा ईसरदास जी अपनी इज्जत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ईसरदास जी ने कहा इसकी मेरी गारंटी, आप तो पधारिए। तो उमादेव, ईसरदास जी उमादेव को मना के वापस ला रहे हैं जोधपुर के लिए। बाकी रानियों को इस बात का पता चला कि वापस कौन आ रही है? उमादेव। बाकी रानियों को पता था उमादेव आएगी तो पटरानी बनेगी, वो पटरानी बनेगी तो अपनी दुकानदारी बंद हो जाएगी। तो बाकी रानियों ने एक और कवि को तैयार किया, उनका नाम था आसानंद जी। क्या नाम था? और उन्होंने आसानंद जी को जाकर कहा, आसानंद जी कोई महिला यदि एक बार नाराज होकर चली जाए क्या उसे वापस आना चाहिए? आसानंद जी का नाम मतलब भी पैदा नहीं, स्वाभिमान नाम की कोई चीज होती है? तो कहा उमादेव तो वापस आ रही। आसानंद जी का मैं देखता हूँ। और जहां से उमादेव आ रहे थे रास्ते में आसानंद जी खड़े हुए और जोर जोर से दोहे बोलने शुरू किए। मान रखे तो पीऊ रखे तज मान, दो दो गेंद ने बंधु एक एक खंबू ठाण। मान रखे तो पीऊ तज, मान मतलब इज्जत, पीऊ मतलब पति। मान रखे तो पीऊ तज, यदि इज्जत चाहिए तो जोरी, मान रखा है तो पीऊ तज, यदि इज्जत रखनी है तब तो पति को क्या करना पड़ेगा? तजना पड़ेगा, मतलब त्यागना पड़ेगा। पीऊ रखा तजमान, और यदि पति रखना है तो क्या छोड़नी पड़ेगी? इज्जत। हे उमादेव, दो चीजों में से एक चीज मिलेगी। अब तुम्हारे पास इज्जत है, लोग दूर दूर तक बात करते हैं कि उमादेव वो महान महिला है जिसने मालदेव जैसे बड़े राजा को ठोकर मार दी। उमादेव वो महान महिला है जिसने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने पति की एक गलती पर जोधपुर जैसे बड़े साम्राज्य के सुख वैभव को ठोकर मार दी। तुम्हारे उदाहरण दिए जाते हैं। उमादेव पति नहीं है तुम्हारे पास, पर इज्जत है। तुम वापस आओगी, तुम्हें पति मिलेगा, मालदेव जैसा बड़ा पराक्रमी राजा मिलेगा, जोधपुर का सुख वैभव मिलेगा, शानो शौकत मिलेगी, पर इज्जत नहीं मिलेगी। दो दो गेंद ने बंधु एक एक खंबू ठाण, दो हाथियों को एक ही जगह पर बांध के नहीं रख सकते। या तो पति मिलेगा तुम्हें, या क्या मिलेगी? इज्जत। उमादेव ने कहा अपने को चाहिए फुल इज्जत। उमादेव वापस लौट गए वहां से। कई दिन यहाँ रहे थे, बाद में केलवा चले गए। केलवा उमादेव का ननिहाल हुआ करता था, वहां ननिहाल चले गए थे। कहते मालदेव की जब मृत्यु हुई थी तो उमादेव के पास समाचार भेजा गया, मालदेव की पगड़ी भेजी गई थी उमादेव के पास कि भाई मालदेव की डेथ हो गई। उमादेव सती हो जाते हैं वहां पर। उमादेव ने कहा कि उस व्यक्ति ने अपने पति होने का धर्म नहीं निभाया, वो खराब निकल गया था, मेरी कोई गलती नहीं, मैं पत्नी होने का अपना धर्म निभाऊंगी, मुझे उसके साथ सती होना चाहिए तो मैं उसके साथ क्या हो जाऊंगी? सती हो जाऊंगी। उमादेव की कहानी तो ये है। पर भारमली तो मालदेव के पास ही रह गई थी। भारमली जब मालदेव के पास रहती थी, एक दिन जैसलमेर की तरफ कोई बिजलियां चमकी और भारमली एक टक जैसलमेर की तरफ देखे, और मालदेव ने पूछा कि तुम्हें पीहर की याद आती है क्या? और भारमली रोई। उसने कहा कौन लड़के जिसको पीहर याद नहीं आएगा, मेरा बचपन बीता, खेली कूदी पली बड़ी वहां पर, मुझे दिल्ली याद आती है जैसलमेर की। तो मालदेव ने कहा तुम्हें जाना चाहिए। और उसने कहा मैं किस मुंह से जाऊं, मैं जाऊंगी तो जैसलमेर राज परिवार क्या कहेगा कि हमारी बेटी का घर तोड़ गया ये। मालदेव ने कहा कुछ नहीं कहेगा, तू जाकर कल उसको भेजा, साथ में लेटर लिख के भेजा, यदि किसी ने भारमली को कुछ कह दिया तो देख लेना। कौन कहे भाई मालदेव शक्तिशाली आदमी था, भारमली वहां जैसलमेर जाके रह रही है। जैसलमेर का जो राजकुमार है वो शादीशुदा है, उसके 3 रानियां हैं, पर भारमली सुंदर थी। वो भारमली के आसपास चक्कर काटे। उन तीनों रानियों को लगा कि ननद का घर बर्बाद हुआ है, अपने वाले बाउंड्री पे खड़े हैं, कभी भी आउट हो सकते हैं। उन तीनों रानियों में से एक रानी थी, उसके भाई का नाम था बाघ सिंह। बाड़मेर में गांव पड़ता है कोटड़ा, वो कोटड़ा का रहने वाला था। बाघ सिंह नाम था, कोटड़ा का रहने वाला इसलिए हो गया बागा कोटड़िया। क्या नाम हो गया? उस बागे कोटड़िया की बहन थी उन तीनों रानियों से। उन बाकी 2 रानियों ने उसको कहा कि देख तेरा भाई बागा कोटड़िया शक्तिशाली आदमी है, यदि तेरे भाई को बुलाए तो वो कोई इलाज बता सकता अपने।
उसमें बहन ने अपने भाई को बुलाया, भाई को बुलाकर वैसे तो मैं क्या बात करूं आपके साथ ऐसी, पर आपसे कौन सी छुपी हुई बात है। बारमली हमारी ननद का घर तोड़ के आई है जोधपुर में, और ये यहाँ पर जैसलमेर आ रखी है, और आपके जीजू साई इसके आसपास ही घूमते हैं, और हमारा घर टूटेगा इसके चक्कर में। बागा ने कहा तू चिंता मत कर, कल जब मैं रवाना हूं तो मेरा तिलक निकालने के लिए अपने बहन के घर जाते हैं, तो बहन आते टाइम तिलक निकालती है, गांव में कहते हैं सीख देना, क्या कहते हैं, तो तिलक निकालने के लिए तू मत आना, इस बारमली को भेज देना। उसने कहा डन। अगले दिन भाई बागा सुबह सुबह उठा, और उठते ही बिना मुंह धोए बिना चाय पिए जाके ऊंट पे बैठा। जैसलमेर वाले भाग के, अरे क्या हुआ, नाराजगी है कोई बात की, हाथों हाथ कहां भाग रहे हो। अरे कहा मेरे कोठड़ा कोई काम है, मुझे जल्दी जाना। अरे सीख तो लेके जाओ, तो कहो मेरी बहन को फटाफट के तिलक निकाल दे। अब उनमें बहन भाइयों में 60 गांठ हो रखी, अंदर जाके बहन को कहा आपका भाई जा रहा है। उसने कहा मैं तो नहा ही नहीं, मेरा तो लोगड़ा भी कहां गया। बारमली नहा दोगे एकदम तैयार बैठी, तो उसने कहा बारमली तिलक कित निकालना, तू निकाल दे। बारमली ने कहा मैं निकाल दूं। बारमली पूजा वाली थाली लेके गई, बाहर जाके जैसे बागा की तिलक निकालने लगी, बागा ने हाथ पकड़ा, बारमली को ऊंट पे बिठा लिया। जैसलमेर से कोटड़ा आते आते बागा को बारमली से, बारमली को बागा से बेहन त्या मोहब्बत हुई। राजस्थान की सबसे पवित्र प्रेम कहानियों में से एक प्रेम कहानी है बागा बारमली की प्रेम कहानी। जहां तरवरता है मोरी और जहां सरवरता है हंस, जहां बाग होता है भारमल, जहां दारूता है मंस। जहां जहां पेड़ होंगे वहां वहां मोर होंगे, जहां जहां तालाब होंगे वहां वहां हंस होंगे, जहां जहां शराब होगी वहां वहां मांस होगी, जहां जहां बागा होगा वहां वहां भारमली। अब बागा भारमली साथ रहे। ये बात मालदेव को पता चली कि भारमली को कौन ले गया, बागा ले गया। मालदेव ने कहा अटैक कर दो। उस लोगों ने समझाया कि साहब कर मत दो, बागा डाकू टाइप का आदमी, भारमली को लेके आगे भाग गया, हाथ नहीं आया, लोग क्या कहेंगे कि साहब जोधपुर की सेना गई, सबसे बड़े राज्य की सेना गई और एक डाकू को नहीं पकड़ पाई। तो मालदेव का दिमाग काम किया। मालदेव ने कहा अरे उमादेव वापस आ रहे थे, जब ईश्वरदास जी लेके आ रहे थे, वो दो कौन बोल रहा था उधर बीच में। आसानंद जी ने कहा मैं था। तो आसानंद जी आपके चक्कर में उमादेव वापस गई, अब आपकी ड्यूटी है, किसको लेके आओगे, भारमली को। अब आसानंद जी भारमली को लेने के लिए गए। बागा को पता चला कि आसानंद जी जैसा महान विद्वान मेरे से मिलने के लिए आ रहा है, तो बागा जो है वो आसानंद जी से मिलने के लिए 9 किलोमीटर आगे गया। 9 किलोमीटर गांव में बोलते हैं 3 कोस। कितने कोस भाई, एक कोस में कितने किलोमीटर होते, 3 किलोमीटर। और जाके दंडवत प्रणाम किया, धन घड़ी धन भाग, आसानंद जी जैसा महान विद्वान हमारी धरती पर आया। बागा लेके आया, पालकी में बिठा के लेके आया, खुद पालकी के नीचे लगा, आसानंद जी की बड़ी सेवा की। अगले दिन शिकार करने के लिए साथ में गया, आसानंद जी की हर बात माने, उनकी कोई बात को नहीं काटे। आसानंद जी ने देखा यार बागा मेरी कितनी इज्जत करता है। आसानंद जी ने यह भी देखा कि भारमली बागा से कितना प्यार करती है। आसानंद जी वहीं रह गए, वापस गए नहीं थे। जब बागा मरा तो भारमली उसके साथ सती हो गई थी, आसानंद जी पागल हो गए थे, जगह जगह बागा बागा करते घूमते। उधर सिंध में एक रियासत पड़ती अमरकोट, वहां अमरकोट के राणा जी को इस बात का पता चला कि आसानंद जी जैसा महान विद्वान जो है और वो पागल हो गया। तो उन्होंने आसानंद जी को अपने पास बुला लिया कि मेरे पास रहो, कोई बात नहीं, बागा मर गया, आप मेरे साथ रह सकते हो यहाँ पे। वो पूरा ध्यान रखे, पूरी इज्जत दे। पर आसानंद जी वहां बैठे बैठे बातें वही करेंगे। मैं और बागा एक दिन वहां गए, बागा ने ये कहा, बागा ने वो किया। उसका ईगो हर्ट हुआ अमरकोट के राणागार। उसने कहा यार मैं अमरकोट का राणा हूं, आप मेरी कोई बात नहीं करते। बागा एक डाकू टाइप का आदमी था, क्या बातें करते रहते हो। और आसानंद जी ने कहा तुम बागे के जूते की बराबरी नहीं करे, बागा बागा था। तो उसने कहा इसका मतलब आप बागा का नाम लेना पूरी जिंदगी बंद नहीं करोगे। आसानंद जी ने कहा नहीं। उसने आसानंद जी के पोते को बुलाकर यदि तेरा दादा एक पूरी रात बागे का नाम नहीं ले तो हर 1 घंटे में 1 लाख सोने के सिक्के दूंगा। पोते ने दिमाग लगाया कि 7-8 घंटे की रात होती है, 7-8 लाख सोने के सिक्कों का जुगाड़ हो जाएगा, 7-8 पीढ़ियां तिर जाएगी। और पोते ने जाके आसानंद जी कहा कि दादाजी प्लीज ओनली 1 नाइट फॉर नेक्स्ट 7 जनरेशन, एक बार चुप रहना है आपको। आसानंद जी का बेटा लिए बिना नाम लिए बिना रात तो नहीं जाता, पर तू इतना ज्यादा फोर्स ही कर रहा था, आई विल ट्राई। अगले दिन आसानंद जी को बिठाया गया कि आपका समय शुरू होता है। अब डोकरा जानता था कि अपने से भाग्य का नाम आएगा, इन्होंने राम 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 करना शुरू कर दिया। बस दूसरा नाम लेंगे तो एक बार भाग्य का दिमाग में आएगा नहीं, राम 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 राम। 10 मिनट तक राम राम किया गया। 10 मिनट बाद जोर जोर से बोलना शुरू किया, बागा आओ बड़े घर कोटड़ा रा तू धड़ी, जासी फूल झड़े पर बास न जासी बाग जी। हे बागा फूल झड़ जाता है पर उसकी सुगंध वहां से जाती, वैसे तू मर गया लेकिन तेरी याद मेरे मन से जाती। ठोड़ ठोड़ पग दौड़ करस्या पेट रहे कारण है, रात दिवस राठौड़ बिसरा नहीं बाग जी। इस पेट के लिए, कमाई के लिए, चंद वो सिक्कों के लिए बंदा कोई कमाई कर लेगा, कहीं पे कमा के खा लेगा, पर हे बागा तेरे जैसे महान दोस्त को पैसों के लिए भूला नहीं जा सकता। पोते ने माथा फोड़ लिया कि वह नाम लेते रहो,